नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम अहम खबर की जो बात करने जा रहे हैं वो है पीएम का हाथ वायनाड के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री भूस्खलन प्रभावित वायनाड में हालात का उन्होंने जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब घटना हुई तो सुबह मैंने सीएम पिनाराई विजयन से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि हम सहायता प्रदान करेंगे। हर संभव सहायता के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करेगी। जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, डॉक्टर और सभी ने पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद करने की कोशिश की। मैं मृतकों के परिवारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं हैं। हम सभी उनके साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार केरल सरकार के साथ पहले भी हमने कहा था खड़ी है और अब भी हम कह रहे हैं कि खड़ी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी काम बजट की कमी के कारण रुके नहीं। वायनाड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से मुझे घटना के बारे में जानकारी मिली है तब से मैं भूस्खलन के बारे में लगातार अपडेट ले रहा हूं। केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को आपदा में मदद पहुंचाने के लिए लगाया है। ये बहुत बड़ी आपदा है, ये सामान्य घटना नहीं है। भूस्खलन में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों परिवारों के सपने टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की है और मैं अस्पताल में घायल मरीजों से भी मुलाकात करने पहुंचा हूं। तो वायनाड में जिस तरीके से प्रलय की घटना सामने आई, भीषण प्रलय की घटना सामने आई, आज प्रधानमंत्री वहां के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने हवाई सर्वे भी किया, पीड़ितों से भी मुलाकात की और उनको राहत पहुंचाने की भी बात कही। आपको बता दें, हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री का वायनाड का दौरा हुआ, अब राहत बचाव कार्य अपने अंतिम दौर में चल रहा है और अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और हवाई सर्वे भी किया। क्या कुछ अहम अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर हैं और सबसे पहले वो आज करीब 11 बजे के आसपास किन्नौर पहुंचे और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित जो इलाका है, चूरलमाला इलाका, मुड़क्कई इलाका, कोच्चिपट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद हवाई सर्वेक्षण के साथ ही हेलीकॉप्टर कलपेट्टा में एक विद्यालय में उतरा था, जहां से सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री चूरलमाला गए और उसके बाद उन्होंने उन सभी इलाकों का भी सर्वेक्षण किया जहां पर भूस्खलन के वजह से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही साथ जो शिविर कैंप बनाए गए हैं जहां पर वहां से लोगों को हटाकर रखा गया है, उन पीड़ितों को से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान जो वहां पर नुकसान हुआ उसको लेकर देखा। इसी बीच केरल सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री जब केरल के दौरे पर आ रहे हैं, वायनाड के इलाके में जो भूस्खलन से नुकसान हुआ इसके लेकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए की धनराशि मदद के तौर पर केरल को दी जानी चाहिए, ये उसने मांग की थी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क मार्ग से करीब गए तो करीब 226 लोगों की मौत जो वहां पे तो उस इलाकों को भी उन्होंने देखा। इसके अलावा जो पूजा नदी है उस स्थल पर भी गए। इसके अलावा चोरम के सबसे प्रभावित क्षेत्र जो जायजा है उसका भी उन्होंने जायजा लिया। तो इस तरह से देखे जाए कि प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो इस लिहाज से देखा जाए कि पूरा जो भूस्खलन वायनाड क्षेत्र में हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री कितनी संजीदगी के साथ वहां दौरा किया और उम्मीद की जा रही है कि जब तक वो वहां से निकल के दिल्ली पहुंचे तो कोई न कोई बड़ी घोषणा उस प्रभावित क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनकी राहत के लिए कर सकते हैं और सरकार की मदद के लिए कोई न कोई ऐलान जरूर कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो भूस्खलन प्रभावित पीड़ितों से पीएम ने मुलाकात की है। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी मौजूद रहे। पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और राहत पहुंचाने की भी उन्होंने बात कही। और अब अगली अहम खबर की बात करेंगे, मिली जमानत फिर हुकूमत की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वो पहले कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, जिसके बाद आप नेता ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिसके बाद सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है। संविधान की ताकत है कि मैं यहां पर खड़ा हूं,
मुझे उम्मीद है कि मैं 7-8 महीने में हमें न्याय मिल जाएगा, ये मुझे उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए हैं, लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत कोशिशें की हैं। उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डालेंगे तो हम सड़ जाएंगे। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम आज पूरे देश में ईमानदारी का जो है वो प्रतीक बना हुआ है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं दे पाई है। इसी छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जनता के दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं कर सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया जेल से छूटकर बाहर आए। आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। मैं जेल में था अभी, तो कई सारी खबरें, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में कई सारी खबरें विचलित करती थी। ये विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस चीज से होता था? मैं देखता था कि देश के कितने कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने, 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने झूठे केसेस, सच्चे केसेस, इधर उधर के केसेस में बना के बंद कर दिया गया है। उनका किसी पार्टी वार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा, लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने आपकी किसी पार्टी के नेता से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया ईडी के केस लगा के। अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। तो मनीष सिसोदिया जेल के बाहर छूट के आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं और अब दुगने जोश के साथ वो नजर आ रहे हैं और भाजपा पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। मनीष सिसोदिया की अब सरकार में वापसी क्या होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अखिलेश जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कल शाम जब से दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा हुए तब से आम आदमी पार्टी पूरी जोश और जश्न दिखाई दे रही है। आज सुबह मनीष सिसोदिया ने जब अपने दिन की पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आजाद दिन की आज पहली चाय रहूं पत्नी। उन्होंने फोटो ट्वीट किया। उसके बाद वो वहां से निकले, सीधे हनुमान मंदिर कनाट प्लेस प्राचीन में आए, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया। और इसके बाद सीधे वो आज दूसरे कार्यक्रम अपने राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करके वहां पर उन्होंने ध्यान किया। और इसके बाद वहां से आम आदमी पार्टी के कार्यालय गए, जहां पर उनके खुले मंच पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नंबर आया कि मनीष सिसोदिया अपने संबोधन में क्या कहते हैं कि जब 17 महीने उन्होंने जेल में गुजारे, उनकी पीड़ा उनके मन में थी, या जब वो बाहर निकले हैं तो खुशी है। इन तमाम चीजों को लेकर सभी को इंतजार था और वैसा भी हुआ। मनीष सिसोदिया जब मंच पर आए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो निशान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया। मोदी सरकार को उन्होंने कहा कि मैं जब जेल में 17 महीने से था तो हम जेल में ये पता थे कि जमानत मिली या नहीं मिली, इतना दुख नहीं होता जितना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार की तरफ से जो जिस तरह की बयानबाजी की जाती थी उससे ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन कार्यकर्ताओं की तरफ से जो आशीर्वाद और उनकी जो दुआएं थी उनकी वजह से हम 17 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि जिसका संजय सिंह पहले बाहर आए, मैं बाहर आया हूँ, केजरीवाल आएंगे और आगामी जब केजरीवाल को जमानत मिलेगी तो फिर वो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे कि कैसा उनके साथ इन्होंने दोहरे मापदंड किया गया और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन लोगों को फंसाया गया। जबकि दिल्ली के शराब नीति घोटाले में ऐसे किसी भी कनेक्शन और किसी भी तरह का कोई भी एजेंसियों का कनेक्शन नहीं मिला जिसके वजह उनको अंदर रोका जा सके। वो तो देर है अंधेर नहीं है और न्याय मिलना था तो सत्य की जीत हुई और उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।
निश्चित रूप से अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए और अब बड़ा सवाल है कि वो सरकार में वापस आएंगे या संगठन में काम करेंगे। और अब बात करेंगे हम सीएम योगी का उपहार रक्षाबंधन का त्योहार की। दरअसल उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों में महिलाएं इस बार भी रक्षाबंधन पर मुफ्त में सफर कर सकेंगी। सभी बहनें रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन के मद्देनजर 18 की रात्रि से 19 अगस्त की रात्रि तक बहनों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। एक मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि बहनें रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं, इसलिए उन्हें निगम की बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से ऐतिहासिक काकोरी कांड का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और यह पूरा साल आजादी के नायकों को समर्पित रहेगा। और इसी श्रृंखला में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के हर घर आवास पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बिंदुओं पर चर्चा की और सबसे जो अहम बिंदु था वो बहनों को जो मुफ्त में है वो रोडवेज की यात्रा का। तो संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संदीप, हर वर्ष की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है और बहनें अब रोडवेज यूपी रोडवेज की बसों में रक्षाबंधन के दिन यानी कि 18 से 19 तारीख के बीच में जो यात्रा मुफ्त में कर सकेंगी और यात्रा के माध्यम से अपने भाइयों को राखियां बांध सकेंगी। बिल्कुल मनोज, देखिए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम योगी ने सभी बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा इस प्रकार है कि जो रोडवेज बसें हैं उनमें किसी प्रकार से उनका कोई किराया नहीं पड़ेगा, यानी कि 18 अगस्त की रात्रि से 19 अगस्त की रात्रि तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें जो संचालन किया जाएगा उसमें वो निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। ये सुविधा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो बहनों को देने जा रही है, यानी कि जिसका घर दूर है या काफी ज्यादा दूरी पे रहती है बहन, तो बहन बिना किसी हिचक से अपने घर से निकल करके वो राज्य सड़क निर्माण की बस पकड़ करके वो सीधे अपने भाई के घर जाएंगी और वहां पर रक्षाबंधन का त्योहार को वो मनाती हुई नजर आएंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस बार भी जो है एक बड़ा तोहफा जो है उन बहनों को दिया है। जी संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक बार फिर से बहनों को तोहफा दिया गया। रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम योगी का यह अहम तोहफा। रक्षाबंधन पर एक बार फिर से बहनें रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी और अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांध सकेंगी। अब हम बात करेंगे आरक्षण की मांग मायावती के बयान की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर भाजपा, कांग्रेस व सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना करवाना केंद्र सरकार की जो अहम जिम्मेदारी है, बसपा इसके पक्ष में है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और उप वर्गीकरण को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण मामले पर मजबूती से पैरवी नहीं की, नहीं तो इस तरह का निर्णय नहीं होता। मायावती ने जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जातीय जनगणना करवाई जाए। भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से ही एससी और एसटी वर्गों के आरक्षण के खिलाफ रही है। अब समय की जरूरत है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पदों में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इन जगहों पर हिस्सेदारी मिल सके। तो एक बार फिर से मायावती ने आरक्षण का जो राग है वो अलापा है। आरक्षण में क्रीमी लेयर की उन्होंने बात कही है। ये भी कहा कि आज इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एससी व एसटी समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी
नौबत नहीं आती। और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है, संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC/ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है। और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मायावती ने एक बार फिर से क्रीमी लेयर पर निशाना साधा है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, मायावती का एक बार फिर से आरक्षण पर बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर वाले फैसले का उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा कि मजबूती से पैरवी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना का भी समर्थन किया। कौशलेंद्र, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी समय बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका विरोध किया था और वो उम्मीद जताई थी कि जो SC/ST वर्ग है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। और वही बात चल रही थी कि इन्होंने खुद ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया था कि इस समय सत्र चल रहा है, सत्र में ही अध्यादेश लाके इस आदेश को समाप्त किया जाए और एक कानून लाया जाए। और जो संविधान की जो पैरवी करने वाले जो लोग थे, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पैरवी कर रहे थे, वो मजबूती से इसका पक्ष नहीं रखे, नहीं तो वरना ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वर्गीकरण वाला जो है इससे रोक लग जाती। लेकिन केंद्र सरकार और वहीं जो विपक्ष में कांग्रेस की सरकार है वो भी इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर बहुजन समाज एक नहीं होगा और अगर जो है वो अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो ऐसे फौजदारों राजदारों का जो है एक नारा जो दिया गया था उसको लागू करके ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। वहीं आज फिर उन्होंने कहा कि सत्र को समापन से पहले ही अध्यादेश लाके इस सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था इसके इतर एक फैसला लेना चाहिए था और इसको संविधान की 9वीं सूची में डाल देना चाहिए था, जिससे आरक्षण पे कोई भी फैसला अब आगे न हो पाए। और इसको लेके उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कहा कोई ऑफिशियल ऐसा कोई अभी तक आदेश नहीं आया है कि हाँ जो SC/ST वर्ग में वर्गीकरण की बात चल रही है आरक्षण में, उस पे कोई अभी तक आदेश नहीं आया है। इससे लगता है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार और विपक्ष में कांग्रेस और जो तमाम इंडिया गठबंधन है वो लोग भी इसको जो है अब रोकना नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना करवाना केंद्र की जिम्मेदारी, मायावती ने यह भी कहा और उन्होंने क्रीमी लेयर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि मजबूती से केंद्र सरकार ने इस मसले को नहीं उठाया, जिसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और अब अगली अहम खबर की जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जीत का जश्न भारतीय हॉकी संघ। ये ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीत का जश्न भारतीय हॉकी संघ। 52 साल बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार 2 ओलंपिक में अपनी शानदार जीत के साथ आगाज किया है। खिलाड़ियों ने अपनी जगह एक बार फिर से सबके दिलों में बना ली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत हुआ है। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में फैंस सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए। हर तरफ जीत, आपको बता दें, जश्न का माहौल दिखाई दिया। ढोल नगाड़ों की थापों पर सुबह
से ही लोग एयरपोर्ट पर जमे नजर आए, सब जमकर थिरकते नजर आए। पदक जीतने की खुशी सबने मिलजुल कर मनाई। इस दौरान हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने पीआर श्रीजेश के समापन समारोह में ध्वजारोहण, आपको बता दें ध्वजवाहक चुने जाने पर बात की। उन्होंने कहा कि वह इसके हकदार थे। अगर भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक समिति ने उन्हें यह अवसर दिया है तो हॉकी इंडिया उनका शुक्रिया अदा करता है। ये एक शानदार जीत थी। लगातार 2 पदक जीतना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमारा लक्ष्य फाइनल खेलना था। लेकिन रेफरी की गलती से अमित रोहिदास को बाहर बैठाने की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा और इसलिए हम कांस्य पदक के साथ यहां पर वापस लौटे हैं, अन्यथा पदक का रंग जो है वो बदल जाता। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के 2020 में 41 साल बाद पदक का सूखा समाप्त किया था और मनप्रीत सिंह की अगुवाई में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत को जर्मनी के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। आई थिंक मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी, और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना, इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई की एंड जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो। तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। 2028 में आपको ओलंपिक में बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं, क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है। और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके। तो देश को खुशी का मौका देने वाले हमारे विजेता जब दिल्ली एयरपोर्ट पर वो आए, वहां से पेरिस ओलंपिक से वापस लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। और हमारी आखिरी खास खबर है आस्था भक्ति और बाबा का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गेरुआ चोला पहनकर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। ग्रामीणों को ठगी का शक होने पर गेरुआ वस्त्र पहने युवकों की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, गेरुआ वस्त्र पहने सभी युवक हाथ जोड़कर ग्रामीणों से माफी मांगते नजर आए और ये वीडियो में हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। गेरुआ पहने युवकों को गुस्साई ग्रामीणों की भीड़ से बचाकर पुलिस थाने ले आई। ग्रामीणों ने बताया कि ये सभी युवक गांव में गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम रहे थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये सही से किसी सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए। इसी के बाद ग्रामीणों को शक हो गया कि ये गांव में ठगी करने के उद्देश्य से आए हैं और जमकर ग्रामीणों ने इन युवकों की पिटाई कर दी। तो बाबा के भेष में घूम रहे थे ये आधा दर्जन लोग। इस दौरान ग्रामीणों को जब शक हुआ कि गेरुआ वस्त्र पहने ये कोई बाबा नहीं बल्कि ठगी करने वाले लोग हो सकते हैं, तो ग्रामीणों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि ग्रामीणों के चंगुल से पुलिस ने इनको बचाया और पुलिस इनको थाने ले आई। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।